हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें एसएससी सीजीएल 2020 की एग्ज़ाम 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक अनाउंस करी है। तो अब आपके पास लगभग 75 डेज के हैं जिसके अंदर आपका प्री एग्ज़ाम होना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी बंदे पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे वो पहली बार में अपना प्री निकाल पाएँ। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी डाउट में है कि उनका एसएससी सीजीएल 2025 का प्री निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, और उन्हें ये लास्ट 75 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो निश्चित हो पाए कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो एकदम बिगनर है, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो पहली बार में अपना प्री क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मैं कुछ एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो हर बच्चा फॉलो कर सकता है और अपना पहली बार में प्री क्वालिफाई कर सकता है। बशर्ते आपको बस मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें आंख बंद करके फॉलो करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ मान लेना, अगर आप 75 दिन तक 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ाई कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और आप चाहे पहली बार में कहीं कुछ ही स्ट्रेटेजी देख लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 75 दिन तक 8 घंटे लगातार पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ऐसी इस वीडियो में आने वाले टाइम में, जो आप अगर फॉलो करोगे आप जो जितनी तैयारी और बच्चों की है उनसे आगे निकल पाओगे। तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी, आप ध्यान से देखिए। अब पहली बात करते हैं अपन कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की मैं क्यों प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम डेट के बारे में आपको सबको पता होगा, 13 अगस्त से 30 अगस्त को है एग्जाम, और 10,000 प्लस वैकेंसी तो कंफर्म हो चुकी है, बट मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ ये 14,000 प्लस वैकेंसी हो जाएंगी, और 14,000 प्लस आराम से हो जाएंगी। तो आपके लिए एक अच्छा चांस है, आप एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकते हो। आसानी से तो नहीं ले पाओगे, बट आप ले सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। अब मैं बात करता हूँ 75 डेज को आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे फेज वाइज इसकी तैयारी करनी है। पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वेटेज देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, किस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको 3 फेज में डिवाइड किया है मैंने। पहले और दूसरे फेज एक एक महीने का रहेगा। तीसरा फेज 15 प्लस डेज आपको रहेंगे, जिस भी डेट को आपको एग्जाम होगा। तो 75 प्लस डेज अभी सबके पास हैं। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम 13 अगस्त को ही होगा, तो आपकी 75 दिन में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। अब बात करते हैं पहले फेज की। पहला फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसमें आपको आपका लगभग लगभग 60% आपको सिलेबस कवर करना है। 60% सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपको लगभग लगभग 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं मैथ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मेहनत करोगे तो आपको उतना ही रिजल्ट देगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मैथ का है, कि आप मैथ अगर पढ़ के जाओगे तो मैथ में ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा है और आपका सवाल नहीं होगा। जीके में ऐसा हो सकता है कि आपका सवाल नहीं हो, इंग्लिश में भी आपसे सिली मिस्टेक हो सकती है, ये कोई आपने पढ़ा, कोई सिनोनिम एंटोनिम आप नहीं पढ़ पाए, आपका नहीं गया। पर मैथ में कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, आपको बस लगाने हैं। अगर आप सीख जाओगे तो मैथ में आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। और मेरा टारगेट यही है कि आप 3 सब्जेक्ट्स हैं ना जो आपकी जीके को छोड़ के, उन सब्जेक्ट्स में आप कम से कम 130 प्लस स्कोर करो। तभी आप अपने आप को ऐसे मान लेना कि आप प्री में क्वालिफाई हो पाओगे, क्योंकि जीके का कुछ भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि कहाँ से आएगा, जीके कितना पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से क्या आएगा। और रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको अपन जितना कम आप जीके पे डिपेंडेंट होगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ मैथ में आपको क्या करना है। सीधी सिंपल सी बात है, आप नए बिगनर बच्चे हो, तो आपको खुद से नोट्स समझने में या किसी के भी नोट्स लेने से या किसी भी बुक से पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, मेथड समझ में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक यूट्यूब पे टीचर मैथ का उठाना है। जो अवेलेबल टीचर्स हैं, जिसमें अभिनय सर ने पूरा करवा रखा है अभी, और और भी कोई भी टीचर है जिसका आपको एक कोर्स उठाना है यूट्यूब पे। मैं किसी भी पेड कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, आप पेड कोर्स किसी का लेना चाहो वो अलग बात है, बट पेड कोर्स में इतने ज़्यादा वीडियोज होते हैं कि वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियोज किसी भी एक टीचर के पकड़े, एक ही टीचर के, जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, सब टीचर लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने उनसे सीख पाते हैं और उसको कितना क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो।
अब मेन बात ये होती है कि आप वीडियो देखने के बाद में अगर उसकी खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा करते हो तो उसका देखने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। जब तक आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो वीडियो से, उसके बाद खुद पीवाईक्यू कम से कम एक टॉपिक अगर आप करो, तो आप ये दिमाग में रखना कि 100 प्लस क्वेश्चन आपके, ये आपको क्या करने हैं पीवाईक्यू वाले को, कहीं से भी आप पीडीएफ से करो, कोई बुक ले आओ, एक बुक मैथ की तो पीवाईक्यू वाली जरूरी है। उससे क्या होगा आपको, आप खुद से जब सवाल करोगे, जब टीचर करवाता है तो सारी चीजें समझ में आती है। बट जब आप मिक्स क्वेश्चंस करते हो ना पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद, तब आपको पता लगता है कि आपने कितना सीखा है। तो आप ये चीज ध्यान में रखना, आपको 1 महीने 3 घंटे डेली मैथ को देने हैं, और इस 1 महीने के अंदर आपको ये 10 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जो ये और मैंने ये जो लिखे हुए हैं, ये आगे नंबर ऑफ डेज हैं कि आपको कितने, सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा टॉपिक है, 2-4 फॉर्मूलेज होते हैं, अलजेब्रा की यूज होते हैं मेनली फॉर्मूले। सिंप्लीफिकेशन फिर भी आप एक बार करना, क्योंकि इजी से इजी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में नहीं बनते जब आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको 2 दिन लगाने हैं, 2 दिन में आपका सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाएगा, 2 दिन में एवरेज। अब ये मैंने सीक्वेंस भी इस हिसाब से बनाया है कि आप जैसे परसेंटेज पहले पढ़ोगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, तो आपको ईजी होगा, आपको रैंडमली टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। इसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर उसके बाद SICI। इसको सीक्वेंस में पढ़ने का फायदा है, वो फायदा जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इनको सीक्वेंस में पढ़ना फायदा रहता है। रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इससे क्या होगा, ये जब आप ये टॉपिक कर लोगे तो इनसे हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जब आप 10 टॉपिक कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मैथ का मतलब लगभग लगभग आपने 40% सिलेबस कर लिया है। जब 40% सिलेबस हो जाएगा, जब आप मॉक दोगे, एक एक महीने के बाद आपको मॉक देना है, अगर उसके में आपके नंबर 100 प्लस भी आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ आपने 1 महीने अच्छी तैयारी करी है, एक फेज। और मॉक किस फ्रीक्वेंसी में देना है, ये भी इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरी तैयारी किस कैसे इवोल्व करना है अपने आप को इस 75 दिन में, वो पूरा डिटेल में बात करूंगा। आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार शांति से बैठ के सोचना और उसको फॉलो करना। आप अगर 75 दिन करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप प्री आराम से निकाल पाओगे। अब जब 1 महीने के अंदर ये टॉपिक ऐसे इतने ही दिन लगने चाहिए आपको, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे कोई टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज दे सकते हो जो आपने नहीं पढ़े हैं। पर आपको करना यही है कि आपको 1 महीने के अंदर ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। ये टॉपिक कवर करने के बाद 1 महीने मैथ का हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम अगले इसी मंथ में इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं बोलूँगा कि आपको 1 महीने सिर्फ ग्रामर पे ध्यान देना है। इसके अंदर अगर आप वोकेब 10 वोकेब भी अगर इसके अलावा पढ़ते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल था कि आपकी वोकेब चलती रहे कंटिन्यूटी में। पर आपको 1 महीने के अंदर इसके अंदर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा है नहीं। ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हो 1 महीने के अंदर। जैसे वर्ब है, ये बेसिक मॉडल वर्ब्स हैं, इसमें एक दिन में आप नीतू सिंह की बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीतू सिंह की एक बुक आती है, प्लेन टू पैरामाउंट। आपको इस बुक को बाइबल की तरह रखना है अपनी तैयारी में। इंग्लिश के लिए तो इससे बढ़िया बुक कोई है ही नहीं। इसके अंदर सारे सीक्वेंस वाइज ये टॉपिक्स दे रखे हैं और बहुत प्यार से समझा रखा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को बुक से पढ़ना ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं एक टीचर सजेस्ट कर सकता हूँ, तरुण ग्रोवर। तरुण ग्रोवर की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के ऊपर। वो आप पूरी प्लेलिस्ट, उससे ग्रामर 1 महीने में आप आराम से कवर कर सकते हो। आपको ग्रामर पे इतना ही ध्यान देना है कि आपकी बस बेसिक वाले क्वेश्चन जो एरर फाइंडिंग वाले होते हैं वही आते हैं। ग्रामर पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। ग्रामर आपके काम आती है, आपको जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने में बहुत सारी चीज़ें में काम आती है। आपको फ्री के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रामर को जितना जल्दी हो सके खत्म करें। वोकेब आप इस महीने के अंदर सिर्फ डेली की आपको 10 वोकेब पढ़नी है। 10 आप 1 वर्ड देख लीजिए। आपको 1 महीने में 10 वोकेब पढ़नी है 30 दिन तक, तो आपकी लगभग 300 वोकेब हो जाएंगी इसके दौरान। और उसके बाद में आगे आपको वोकेब ज़्यादा पढ़नी है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल उनका वेटेज ज़्यादा हो रहा है। ग्रामर का कोई सिंगल इतना वेटेज नहीं है। इन सब के मिला के आपको जैसे 25 क्वेश्चन प्री में होते हैं, तो इसके 10 क्वेश्चन बनेंगे टोटल आपके। बाकी 15 क्वेश्चन वोकेब के बनेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बनेंगे। तो आपको उन पे फोकस ज़्यादा करना है पहले मंथ में, क्योंकि उनको समझने के लिए भी आपको ग्रामर आनी जरूरी है। तो आपको इस पे इतना काम करना है। उसके बाद चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको सबको पता है कि बहुत बड़ा है। तो आप इस मंथ में क्या करना है, आप दिमाग में ये रखना है कि मेरे को हिस्ट्री कवर करनी है, पॉलिटी कवर करनी है, जियोग्राफी कवर करनी है। ये 3 टॉपिक बड़े बड़े हैं। इनको आपको इसके अंदर आप जैसे परमार सर की वीडियोज हैं वो देख सकते हैं।
मतलब आपको वीडियो से ये खत्म करने हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आपको पीवाईक्यू लगाने, पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू से ज्यादा कहीं पे नहीं हो सकती। तो मेनली आपको ये फोकस रखना है कि ये 3 टॉपिक 1 महीने के अंदर आपके खत्म हो जाए। पॉलिटी सबसे ईजी पड़ता है, तो आप पॉलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटी क्या है, बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। अपन और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको देखो, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी 12 दिन में, 4-4 दिन में प्री और मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों आपको 4-4 दिन में कवर करनी है। 12 दिन में ये कवर करना है। पॉलिटी 8 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हर टॉपिक के आपको कम से कम 200 पीवाईक्यू लगाने हैं, तब जाके आप अपना टॉपिक कंप्लीट मानोगे। तो ये सब आपको 1 महीने में करना है। और लास्ट के दिन आपको जितना भी आपने जीके पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट साथ में बनाते बनाते चलना है। ऐसे मत सोचना कि मैं नोट्स कॉपी कर लूंगा, उन्हीं से रिवाइज कर लूंगा। रिवाइज करने के लिए आपके खुद के पर्सनल नोट्स होने चाहिए। जो आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, जो आपको नहीं याद रह रहे, तो उनको आपको नोट भी करना है, क्योंकि रिवीजन आप अपने नोट से ही सबसे बेटर कर पाओगे। लास्ट के जब 15 दिन में आपको रिवीजन करना रहेगा सारा, तो आपके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए रिवीजन करने का। अब आगे चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको डेली 1 घंटा देना है। आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसका एक दिन आपको वीडियो देखना है। खुद से वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आपको एक वीडियो देखना है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं वो करने हैं। उसके अलावा अगर 10-20 क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप अलग से बुक ले आइए, उससे करिए। और एक दिन वीडियो देखना है, दूसरे दिन आपको पूरे के पूरे उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जैसे 12 से 13 टॉपिक में, रीजनिंग में इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि रीजनिंग हर बंदा अपने लेवल पे कर सकता है। रीजनिंग के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको 15 टॉपिक आप कोशिश करना है कि आपके कवर हो जाए 30 दिन के अंदर। 15 टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक दिन वीडियो देखनी है और एक दिन क्वेश्चन लगाने हैं कम से कम 100। एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन लगा लेते हो। रीजनिंग के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आप 100 क्वेश्चन लगाने के बाद उसमें कुछ बचता है। तो आप बस ये ट्राई करना कि आपकी रीजनिंग में 100+ क्वेश्चन एक टॉपिक से हो जाए। 15 टॉपिक आपको 1 महीने में करने हैं। फिर हम बात करते हैं मॉक फ्रीक्वेंसी। आपको इस 1 महीने के अंदर एक भी सिंगल मॉक नहीं देना है, कंप्लीट मॉक नहीं देना है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज, जैसे ही आप टॉपिक पढ़े, जीके से पढ़े, इंग्लिश से पढ़े, रीजनिंग से पढ़े, कहीं भी वो पढ़ा टॉपिक, तो उसके जस्ट बाद आप एक टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक सब्सक्रिप्शन बहुत है। आपको आपको 2-3 जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके अंदर आपको सारे टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक्स सारे मिल जाएंगे। तो आपको पहले पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, उसके बाद जब आपका 2 वीक हो जाए उसके बाद आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करने चाहिए। अब एक सेक्शनल मॉक आपको एवरी वीक दे सकते हो, और एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट का देना है आपको एवरी वीक एक मॉक देना है सेक्शनल, ठीक है। और टॉपिक वाइज मॉक जैसे ही आपका कंप्लीट हो उसके बाद एक टॉपिक वाइज मॉक दे लो। 1 मंथ तक आपको ये करना है। आपको कोई भी मॉक, 1 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाए, लगभग लगभग 40% आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 1 मंथ के बाद आप एक मॉक देना। उससे आपको पता लगेगा कि आपने 1 महीने में मेहनत करी है नहीं। बेसिक से बेसिक बंदा भी अगर कोई हो जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, 1 महीने अगर 8 घंटे पढ़ाई करता है, तो मैं ये मानता हूँ उसके आराम से 100+ नंबर आ जाने चाहिए। अगर आपके +100 नंबर आ रहे हैं, अगर आपने इससे पहले मॉक कभी नहीं दिए, और आपके 1 महीने में अगर 100+ नंबर आ रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आपको यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ आप अपना प्री का क्वालिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको अपना टारगेट रखना है कि आपको मॉक के अंदर कंटिन्यूअसली 140 नंबर लेके आने हैं। अगर 100 नंबर आपके 1 महीने के बाद आ रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत कर लोगे कि 40 नंबर, ये लगता है आसानी, ये ये जो इंक्रीज करना है ये सबसे मुश्किल यही होता है। 100 के बाद में आके लोगों के नंबर 110 पे रुक जाते हैं, 120 पे रुक जाते हैं। बट आपको वहां रुकना नहीं है। आपको 1.5 महीने और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद, और मॉक में नंबर कैसे बढ़ाने हैं इसके भी तरीके हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब बात करते हैं फेज 2। फेज 2 में, जैसे फेज 1 में अपनी अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद फेज 2 में अपने को एडवांस मैथ पे कंप्लीट फोकस करना है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, पर आप उसको ज्यादा डिटेल में ना जाके सीधा सीधा 6 दिन में खत्म करने की कोशिश करें। इसमें एलसीएम एचसीएफ को लिए अलग से मैंने एक दिन रखा है। एलजेब्रा भी बड़ा टॉपिक है, बट आपको वही 5 दिन के अंदर इसको कवर करना पड़ेगा। चाहे एक बार वीडियो देख के काम चला लीजिए, प्रैक्टिस आप अलग से करिए। थोड़ा सा मैथ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपके काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए एक अलग से दिन है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पर आपको फॉर्मूला सारे पता करने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए 7 दिन काफी है। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपके पाई चार्ट वगैरह हो गए, बाकी सब हो गया। ये सब आपको 3 दिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और 3 दिन आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे डाटा इंटरप्रिटेशन की, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ट्रिक्स नहीं पता होती,
तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप टाइम मैनेजमेंट मॉक में नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करके जानी है, आपको हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करके जाना है। मैथ में अगर आप एडवांस मैथ कर लेते हो, इसमें मैंने एक सिर्फ ज्योमेट्री को छोड़ा है, ज्योमेट्री को छोड़ के आपका पूरा सिलेबस लगभग लगभग कवर हो गया है 2 महीने के अंदर। और बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर जब अगर आपकी ग्रामर कंप्लीट हो गई है, उसके बाद इस फेज में आपको सबसे ज़्यादा वोकेबलरी बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और आपको डेली 30 नए वन वर्ड देखने हैं, 10 इडियम फ्रेजेस देखने हैं, 10 फ्रेजल वर्ब भी देखनी है। फ्रेजल वर्ब 10 देखो तो आपको बेटर है, क्योंकि 300 में लगभग लगभग फ्रेजल वर्ब खत्म हो जाती है। और ये भी आजकल पूछी जाती है, तो इनको भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। एक जो आपको काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के अंदर, वो है पैसेज रीडिंग। अब ये पैसेज रीडिंग और प्रैक्टिस वाला काम कहाँ से होता है? एक इंग्लिश माध्यम नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें डेली आते हैं पैसेज आता है, फिर उसकी प्रैक्टिस आती है, वोकेब भी आती है, वो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। वो अच्छा चैनल है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें डेली मॉक आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेंस में भी आपके 2-3 पैसेज आएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी का पार्ट है। अगर आपको पैसेज पढ़ना समझना उसके उत्तर देने आते हैं, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर पाओगे। वो ग्रामर से सारी चीजें वहीं से सीखने को आती है। और आपको इसके साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वोकेबलरी पढ़नी कहाँ से है? आपको जैसे मैंने बोला, नीतू सिंह के अलावा कहीं नहीं जाना है। ये सारी की सारी वोकेब आपको नीतू सिंह से ही पढ़नी है। नीतू सिंह से क्यों पढ़नी है? नीतू सिंह से ही उन्होंने मतलब नीतू सिंह में मोस्ट वो रिपीटेड वर्ड्स हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, तो वही बार बार उनके आसपास ही पूछते हैं। अगर आपको नीतू सिंह वाली अगर वोकेब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो 4 में से 3 ऑप्शन आपको पता होंगे, तो आप अपने आप एलिमिनेशन मेथड से भी वोकेब कर ही आएंगे। तो आपके लिए नीतू सिंह, आप मतलब उसको बोल रहा हूँ बाइबल मान के आपको पढ़ना है। मैंने 10 से 11 बार पढ़ी थी, मैंने 2-3 बार तैयारी करी है, पर नीतू सिंह याद हो जानी चाहिए, इतनी बार उसको रिपीट करना है। पर आप पहली बार दे रहे हो, तो आपको बस एक बार जल्दी जल्दी करना है, फिर दूसरे तीसरे फेज में आपको उसका एक रिवीजन और करके जाना, इतनी ही बहुत है अगर आप कर लेते हो तो। इंग्लिश हो गई। डेली पैसेज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। और आपका जो स्कोर बूस्ट होगा इंग्लिश में, वो इसी की वजह से होगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में फिर से वही बात है, आपको वो मोटे मोटे टॉपिक करने के बाद आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है। जीके में आप डेप्थ में जाओगे, आपको कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। राकेश यादव या पिनेकल की कोई भी एक बुक ले आइए, उसके अंदर स्टैटिक जीके आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं परमार से पढ़िए, जो भी आपका सोर्स है वहां से पढ़िए। उसके बाद आपको पीवाई क्यू लगाने हैं, क्योंकि पीवाई क्यू से ही आपको पता लगेगा। स्टैटिक जीके इतना बड़ा है, आप पढ़ने जाओगे, आपको अपने आप को लिमिटेड रखना है दिमाग में कि मेरे को इतने ही दिन लगाने हैं। इसके बाद फिर जितना हो उतना ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप एक चीज में घुसते चले जाओगे, बच्चे यही करते हैं जब मॉक भी देते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है, उसमें वो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने की कोशिश करते हैं, और बाकी जगह टाइम फिर लूज हो जाता है, फिर वो बाकी जगह स्कोर नहीं कर पाते। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं साइंस में। आप बहुत बड़ा है, पर भी आपको 12 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे भी करो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अब आजकल एसएससी पूछने लगी है, मेरे टाइम पे इतना पूछती नहीं थी। ये आप मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हो, पर अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो बेसिक चीजें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं बेसिक नॉलेज पे आएगा तो वो आप कर लोगे। और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पूछ लिया तो वो 0.1% बच्चे होते हैं जिनको आता है, वो कर पाओगे। तो ये एक जुआ है जो आप खेल सकते हो कि इकोनॉमिक्स आप स्किप करके साइंस या स्ट्रेटेजी के में ज्यादा दे सकते हो। वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी अगर अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 5 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भी चाहिए, वो अब आपके ऊपर है। और आपको लास्ट मंथ के अंदर करंट अफेयर पढ़ना है। रीजनिंग का वही जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, इस मंथ में आपको पूरे के पूरे कवर करने हैं। 12 तो टोटल लगभग 25 के आसपास टॉपिक्स होते हैं। अगर 15 और 10 टॉपिक आप कर लेते हो बस। और रीजनिंग आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? सारी मॉक से। आपको जो सेक्शनल मॉक होंगे ना, वो आपको रीजनिंग के अंदर देने हैं, उसी से आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फेज 3। फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा, मैं इसको IM पे लगा देता हूँ यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपकी प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आपको डेली मॉक देने हैं। जैसे मैंने इसके में मॉक की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करी, इसके अंदर आपको हर वीक, एवरी वीक आपको मॉक देने हैं। जैसे आपके मतलब 7वां दिन होगा, इस सेकंड मंथ में आपको एवरी वीक एक कंप्लीट मॉक देना है, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन पता लग जाएगी। अगर आपके स्कोर 100 से 110, 115, 120 आ रहे हैं, तो मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो इस महीने हर वीक के बाद में। इससे आपको, और जो एरिया आपके वीक है उन पे आपको काम भी करना है, ताकि आपको पता लगे कि मेरे को कहाँ फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आते हैं फेज 3 में। फेज 3
मैंने जैसे बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो आपने मैथ पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, जीके पढ़ा है, जितना भी उस पर रिवीजन करना है। डेली मॉक इस मतलब ये 2 महीने के बाद आपको डेली मॉक लगाना है। एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर कोई भी बंदा पहली बार भी अगर दे रहा है, मैं ये मानता हूँ कि 30+ आपको मॉक लगभग लगभग आपके होने ही चाहिए। अगर आप प्री में बैठ रहे हो तो 30 कंप्लीट मॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 30 कंप्लीट मॉक्स देके जा रहे हो, मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। फॉर्म भरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ सीरियसली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको सिलेक्शन चाहिए, जो प्री क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। हाई कट ऑफ जा रही है तो आपको प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आप उस एरिया में आ पाओ जहाँ पे आपके नंबर 140+ कंटिन्यूसली मॉक्स में आ रहे हैं और आप एक अच्छे कैंडिडेट हो। बाकी फॉर्म भरने वाली जनता बहुत है, 30 लाख+, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी 2.5 महीने, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई इजी मेथड नहीं है। हर बच्चे का पॉसिबल नहीं है। मेरे भी दूसरी तीसरी बार में जाके मतलब प्री निकला था, पर प्री पहली बार में निकल गया था। बट ये नहीं कि मैंने 2-3 महीने पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने 6 महीने लगा के पढ़ाई करी थी। बट मेरे को टाइम ज्यादा था इसलिए मैं आराम से पढ़ा था, मैं इतने 8 घंटे नहीं पढ़ा। पर अगर आपको पहली बार में करना है, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होती है कि मॉक लोग दे देते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आप 1 घंटा मॉक दे रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 1-1.5 घंटा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस में क्या होता है, आप देखो कि आपके किस एरिया में आपके वीकनेस है। जैसे मैथ में कोई टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है, तो उसके जाके जाके टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उस पर कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करो। इंग्लिश में आपके कोई टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो उसको रिवाइज करो। ये चीजें अपन 1-1.5 महीने बाद भूल जाते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं पुराना भूल जाते हैं। तो आपको मॉक से आपको अपने आप को गाइड करना है कि मेरे को किस चीज पे काम करना है, किस चीज पे नहीं काम करना है। ये सब आपको मॉक के थ्रू ही पता लगेगा। ठीक है। अब आपकी सिली मिस्टेक जो बार बार हो रही है वो आपको नोट डाउन करनी है और उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक के 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। अब 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके 15 नंबर। अब 15 नंबर आपका सिलेक्शन का, आप इस तरफ हो या उस तरफ हो, ये सारा सिली मिस्टेक पे। आप सिली मिस्टेक जितनी कम करोगे सिलेक्शन के, आप उतना पास जाते जाओगे। तो इन पे अपने को गौर करना है। अब मैथ्स के अंदर में जैसे मैंने बताया, सिर्फ ज्योमेट्री अपनी बची है। ज्योमेट्री के अंदर आपको डेली 2 घंटे देने हैं। 10 दिन के अंदर आपके पीवाईक्यू से आपकी प्रैक्टिस करनी है, और 2 घंटे वीडियो देख के उसके बाद 5 दिन आपको लगातार जितने भी पीवाईक्यू आप दे सकते हो उतने करने हैं। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट 5 डेज में आपको कंप्लीट फोकस करना है रिवीजन पे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे, सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक आपको लास्ट में डेली देने पड़ेंगे, मैथ्स के स्पेशली, क्योंकि सेक्शनल मॉक देने से मैथ में क्या फायदा है कि आपकी स्पीड है ना, जब आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। आपको स्पीड पे सबसे ज्यादा मैथ में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लोगे, इंग्लिश आप 10 मिनट में लगभग लगभग पूरी कर लोगे, और जी के 5 मिनट में पूरा हो जाता है। तो आपको दिमाग में आपको एक एक सबसे इम्पोर्टेंट मॉक देने से पहले ये है ना, आप दिमाग में रखना है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले करना है। जैसे किसी का मैथ होता है, किसी का रीजनिंग होता है। पर एक चीज दिमाग में रखना, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था वो ये था कि मैं हमेशा क्या करता था, 25 मिनट, 25 मिनट में मैथ के लिए रखता था, क्योंकि मैथ थोड़ा सा अगर आप आराम से करते हो ना तो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं सही। 20 मिनट रीजनिंग के लिए। ठीक है। किसी की अब ये सबके लिए वेरी कर सकता है, 5 मिनट इधर उधर। किसी को मैथ इजी लगती है तो मैथ 20 मिनट में कर लेता है, किसी को रीजनिंग इजी लगती है। और मैं 7 से 8 मिनट के अंदर कर लेता हूँ मेरी इंग्लिश, इंग्लिश मेरी जल्दी हो जाती थी। और 6 मिनट के अंदर मेरा ये हो जाता है। तो मेरा ये टाइम 6 से 7 मिनट, 7 मिनट नहीं लगती है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। जैसे ये पूरा हो गया, ये पूरा टाइम ऐसे मैनेज आप करो। मतलब कोई जी के 4-5 मिनट में कर लेता है तो इंग्लिश किसी को 10 मिनट लगती है। तो ऐसे ये मतलब लगभग लगभग इसमें आपका पूरा पेपर आराम से कवर हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। एक इंग्लिश में आपको रिवीजन करना है सबसे इंपॉर्टेंट। जो ग्रामर के टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। डेली एक सेक्शनल का मॉक देना है इंग्लिश का भी। वोकेबलरी पे आपको पूरा फोकस करना है। आपको वोकेबलरी कम से कम मेरे हिसाब से 1000+ करके जानी है। अब 1000+ ये देखने में आसान लगता है, बट ये डेली जब पढ़ने पड़ते हैं, डेली आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा इंग्लिश का। जैसे आपने आज वोके पढ़ी, उसमें 30 वर्ड पढ़े, कल उनको दोबारा 30 देखो, 30 में से आपके 15 आपको याद रहेंगे, 15 नहीं रहेंगे, तो 15 के स्टार मार्क करना है, 15 आपको फिर से रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स करने, इस 6 महीने में आपको क्या करना है, जो मंथली वीडियोज किसी ने बना रखी हो वो किसी की भी देख लो, आप मंथली वीडियोज देखनी है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना करंट अफेयर, क्योंकि वो लिमिटेड ही काम आते हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो भी आपको पता नहीं रहेगा कहाँ से आ रहा है,
और अगर आना होगा आपके पढ़े में तो 6 महीने के अंदर आ जाएगा। 6 महीने के आपको मंथली वीडियोस देखने हैं करंट अफेयर के, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पीवाई के थ्रू आपके टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज करने हैं। डेली 2 सेक्शनल और एक टॉपिक वाइज टेस्ट, ये आप लास्ट के 15 दिन में करिए जितना कर सकते हो। जीके मैं ये बोल रहा हूँ सारा का सारा पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू किसी टॉपिक के लगभग लगभग कवर कर लिए ना, तो आपका मतलब 50% चांस है कि आपका लगभग सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल करंट अफेयर वाले हैं उनका नहीं बोल रहा, बट बाकी जितनी भी स्टैटिक जीके है या बोलते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब इनके अंदर आपके 50-60% चांस हो जाते हैं। अगर आपने जितने परसेंट आपने क्वेश्चंस कर लिए पीवाई के, उतने परसेंट आपके क्वेश्चन सही होने के चांस हो जाते हैं। तो आपको फोकस पीवाई क्यू पे ही रखना है। पीवाई क्यू आपको हर जगह काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। रीजनिंग आपको बस मॉक देने हैं डेली, एक और कुछ नहीं करना इसके अलावा। अब मैं ये बात करूं कि इतना सब करना इनफ है क्या पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए? इनफ है, बट आपको पूरी शिद्दत के साथ ये सब करना पड़ेगा। आपको चांसेस हैं आप फेल हो जाओगे, बट अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो और आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो 75 डेज के लिए, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन नहीं पढ़ूंगा, एक दिन समझ में आता है हर किसी की कुछ ना कुछ, मतलब ये नहीं कि 75 दिन आदमी एक जैसा ही पढ़ाई करेगा। कभी उसने 8 घंटे पढ़ाई करी, कभी 10 घंटे पढ़ाई करी, पर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो एवरेज आना चाहिए ना, वो 8 आवर डेली आना चाहिए, जो आपका एवरेज है। अगर आपका 75 दिन में एवरेज 8 घंटे है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी। आप मैंने जो चीजें बताई आप उनको फॉलो करिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिए। अगर अगर आपका होगा तो आपको पता है आपने मेहनत करी, उसी से होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। पर आपका नहीं होता और आप 8 घंटे मेहनत करते हैं डेली, तो फिर चांस नहीं है कि नहीं होगा। पर दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपने सही तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया, या आपने पढ़ाई नहीं करी। मतलब पढ़ते सब हैं, ये नहीं बोल रहे हैं पढ़ते, पर पढ़ना एक तरीके से होता है। जैसे मैंने बोला डे आपको जो फिक्स बता दी वही डे उतना ही टाइम एक चीज में लगाना है। ऐसे नहीं आपको जीके अच्छा लगता है तो आप जीके पढ़े ही पढ़े जा रहे हो, बाकी इंग्लिश मैथ पे ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश मैथ अच्छी लग रही है तो मैथ 6 घंटे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश रीजनिंग एक ही घंटा पढ़ रहे हैं। तो वहां आपको ये देखना पड़ेगा, आपके ये कोई नहीं देखेगा कि मैथ के अंदर 50 स्कोर आया है, या आपने किसी रीजनिंग में 50 स्कोर कर लिया उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपके टोटल स्कोर से होगा। अब इसमें यह है कि इंग्लिश भी उतना ही मैटर करती है और जीके भी उतना ही मैटर करता है। अब जीके अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम डिवाइड नहीं करना, क्योंकि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कंफर्म नहीं है। मैथ रीजनिंग में टाइम देना इसलिए अच्छा है क्योंकि उन पे रिटर्न आते हैं। तो आपको मैथ रीजनिंग पे अच्छा फोकस करना है। ट्राई करो 50-50 स्कोर हो जाए, नहीं भी आए तो 45-45 करने की तो आपको कोशिश करनी चाहिए, पूरा पूरा कोशिश करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि आप इनमें 90 ले आओगे, 14 नंबर अगर आपके इंग्लिश में आ जाते हैं तो 130 प्लस आपके स्कोरिंग 3 सब्जेक्ट में हो गए। फिर आप उसमें 15 नंबर भी अगर आप ले आते हो जीके के अंदर, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप बेसिक बेसिक भी पढ़ के जाते हो 2.5 महीने, तो आपके 15 नंबर आ जाते हैं। दिक्कत होती है 15-20 नंबर के ऊपर लाने में, वहां अनप्रिडिक्टेबल जैसे 10 क्वेश्चन तो आसान आते ही हैं जीके में भी, ऐसा नहीं है कि 25 के 25 हार्ड आते हैं। 10 क्वेश्चन आसान आते हैं, बात है कि 10 के ऊपर फिर अनप्रिडिक्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, वहां स्कोर करना मुश्किल होता है। तो आप 20 के आसपास स्कोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। प्री के अंदर इतना कर लीजिए आपके 150 नंबर आने लग जाए, 140 और 150 के बीच में अगर आपके नंबर आने लग गए प्री के मॉक्स के अंदर, तो आप मतलब सिलेक्शन की आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब बहुत बार होता है कि अपन एक दो दिन नहीं पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि अपना पूरा मोरल डाउन हो गया, सारी अपन ने एकदम पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा नहीं करना। अगर अगर आप फेल होते हैं तो स्टार्ट अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर, एंड जब तक कोशिश करते रहो जब तक आप जो आप चाहते हो वो आप पा नहीं लो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में 100% परेशानी है, पर एक जॉब आपकी 90% प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है, इतनी सिक्योरिटी देती है। आप एक बार एक कोई किसी भी जॉब में लगे ना, आप इतना सिक्योर हो जाओगे कि आप फिर उसके बाद आप यूपीएससी करना चाहते हो, एसएससी में आपको होम पोस्टिंग चाहिए बहुत सारे बच्चों को, बट एक जॉब इतना सिक्योर कर देती है ना आपको। क्यों लोग बोलते हैं कि जॉब लगने के बाद जॉब लगना आसान होता है? क्योंकि आप एक मेंटली फ्री हो जाते हो। तो इस चीज पे ध्यान दो और उस हिसाब से मेहनत करो। और थैंक यू। मेरा नाम सौरभ गांगिड है और मैं एसएससी सीजन 2022 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ, लुधियाना मेरी पोस्टिंग है। अगर किसी को कोई और भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।